सभी साथियों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने ऑनलाइन पोर्टल स्टडी वेब पर। तो सभी लोग लाइव एक बार फटाफट आ जाइए, वीडियो को शुरुआत कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप लोग सभी लोग आ चुके हैं। और ये भी बताने का प्रयास करिए एक बार कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पूरी तरीके से पहुंच पा रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या। ठीक है। और फटाफट लाइव आ जाइए और हमारा जो सेशन है उसको शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है। और जो भी साथी अभी तक चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, पुनः आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको केवल हमारे चैनल पर ही मिलेंगे। और जो भी वीडियो आपको मिलेंगे वो सभी इन्फॉर्मेटिव होंगे। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना पड़ेगा। उसके बराबर में एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑल नोटिफिकेशन का, तो आप ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, दबा दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम सभी वीडियो मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है। आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि हमारा जो वीडियो होगा, यानी हमारा जो वीडियो आज है वो पॉलिटी का है। और हमने कल पॉलिटी में पार्ट 1 किया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हल्का सा कल हमने इंट्रोडक्शन लिया। कल मैंने कुछ भी आपको नहीं समझाया, सिर्फ 30 मिनट या 35 मिनट के लेक्चर में केवल हमने आपको इंट्रोडक्शन समझाया था कि नीति निर्देशक तत्व है क्या और नीति निर्देशक तत्व कैसे काम करते हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से मांग उठी, इसके बारे में भी कल हम लोगों ने चर्चा करी थी। तो हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले फटाफट एक बार लाइव आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो हालांकि अभी 2 मिनट मैं फिर से वही चीजों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं कि टॉपिक हमारा क्या रहेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। और कल हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कम करी। कल हमने जो बात करी थी स्पेशली वो करी थी मौलिक अधिकार की, क्योंकि हमने कहा था कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़े हैं और वो एक दूसरे से संबद्ध हैं, इसलिए उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। ठीक है। तो मैं बस 2 मिनट में बताऊंगा कि मौलिक अधिकार क्या है। जब मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, और जन्म से प्राप्त होने वाले अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। ये प्राप्त कराए नहीं जाते, ये ऑटोमेटिक जन्म से ही, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वैसे ही उसे प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन करता है या कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का शोषण करता है, किसी के मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है, तो ऐसी सिचुएशन में राज्य का दायित्व है कि उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन की रक्षा करे, यानी उस आदमी के मौलिक अधिकारों को दिलवाए, उस नागरिक के मौलिक अधिकारों को दिलवाए। दिलवाएगा कौन? राज्य। तो राज्य के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं, उन्हीं को हम रोक रहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। चलिए, तो देखिए कल मैंने आपको कुछ चीजें पहले ही बताई थी। क्या बताई थी? इसका जो मॉडल है वो कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया। दूसरा मैंने कहा था वर्णन। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का वर्णन मिलता है, जिसे हम लोग नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है। कार्य क्या करता है? नागरिकों के नागरिकों के हितों की रक्षा करता है या संरक्षण करता है। करता कौन है? और राज्य। ये सब चीजें मैं वैसे आपको कल ही बता चुका था। ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। ठीक है।
तो फटाफट एक बार लाइव आ जाइए। अब यहीं से आपकी वीडियो शुरू होगी, यहीं से आपका टॉपिक शुरू होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम डायरेक्टली जो भी कहानी पढ़ेंगे वो आर्टिकल फॉर्म में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसमें आर्टिकल ही मेन है और आर्टिकल के आधार पर ही पूछा जाता है। जैसे मौलिक अधिकार में भी सारी कहानी आर्टिकल के फॉर्म पर है, तो वैसे ही मौलिक आपके अधिकार की तरह ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी पूरी तरीके से आर्टिकल पर ही डिपेंडेबल है, अनुच्छेद के आधार पर ही हम लोगों का वर्णन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने बताया था वर्णन 36 से 51 तक है। पहले बात करेंगे 36 में। अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया वो देखते हैं। अनुच्छेद 36 में कहा गया है, राज्य की परिभाषा। राज्य क्या है, राज्य कैसे काम करता है, राज्य कैसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करेगा, तो राज्य की पर्टिकुलर जो डेफिनेशन होती है वो अनुच्छेद 36 में दी गई है। कौन से अनुच्छेद में दी गई है? 36 में दी गई है। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? सैतीस में नीति निदेशक तत्व के बारे में, यानी बताया गया है, वर्णन है। और साथ में कहा है कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये न्यायालय द्वारा बदले नहीं जा सकते, ये न्यायालय द्वारा बदले नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 37 है। ठीक है, 37 क्या कहता है? 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों में जो भी राज्य के नियम है ये राज्य ही तय करेगा, इनमें न्यायालय का कोई रोल नहीं है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 38 की। राज्य
राज्य लोक कल्याण, राज्य लोक कल्याणकारी योजनाओं को, योजनाओं की व्यवस्था करेगा। राज्य करेगा, ठीक है। राज्य लोक कल्याणकारी योजनाओं का व्यवस्था, योजनाओं की व्यवस्था करेगा। लोक कल्याणकारी का मतलब जिससे सभी नागरिकों का विकास हो, सभी नागरिकों को सभी प्रकार के अवसर दिए जाएं, उनकी सारी व्यवस्था की जाए, उसे हम कहेंगे लोक कल्याणकारी, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 38। 38 तो हो गया, तो 39 हो जाएगा फिर। नहीं, 36, 37, 38, 39। 39 के उस 39 में क्या क्या गया है? समान कार्य के लिए या समान कार्य के आधार पर, समान कार्य के आधार पर महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन, ठीक है, उपलब्ध कराना, ये राज्य होगा। यानी राज्य अगर महिलाएं बराबर हैं और अगर महिलाओं को समानता दी जाती है, महिलाओं को समान दर्जा दिया जाता है, तो समान अगर महिलाएं कार्य करती हैं तो समान कार्य के द्वारा, जो समान कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है उसके लिए उन्हें समान वेतन दिया जाए, ऐसा 39 में वर्णित है। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो महिलाओं को वेतन, इसके अलावा हम यहाँ एक लाइन और जोड़ सकते हैं, ये इसमें एक लाइन हम जोड़ सकते हैं कि समान, यहां मेन बात किसकी की गई, यहां मेन बात की गई समानता की, तो समान कार्य, तो यहां समान कार्य का मतलब है समानता, यानी प्रत्येक क्षेत्र में समानता की बात की जाए, हर हर क्षेत्र में समानता को महत्व दिया जाए, किसकी तुलना में, महिलाओं और पुरुषों की तुलना में। लेकिन यहां विशेषकर एक पॉइंट की बात की गई है, वेतन की, ठीक है। अब इसमें एक अनुच्छेद 39 में करेक्शन भी किया गया है, 39 में करेक्शन किया गया है, हम उस पर भी बात करते हैं जल्दी से एक बार। इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 39 का हम करेक्शन पढ़ेंगे, इसमें संशोधन हुआ है 39 में। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अब इसमें अनुच्छेद 39 का हम इस पर भी बात करेंगे, 39 का।
इसमें कहा गया कि राज्य सुनिश्चित करेगा, राज्य सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं को समान न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। यानी राज्यों को समान व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, ठीक है, महिलाओं को न्याय की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, यानी हर क्षेत्र में उन्हें समानता के आधार पर क्या दिया जाए, न्याय। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बार, और 39वीं आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 39वीं 39 का भी। तो अभी हम 40 की बात करते हैं। 40 में है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, लागू करना, ठीक है। कहां, ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ठीक है। तो गांव स्तर पर या ग्राम स्तर पर कौन सी व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। अभी आपको पता है, ठीक है, कि परसों पंचायती व्यवस्था यानी पंचायती राज व्यवस्था दिवस भी मनाया गया है। 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाया जाता है, और पहली बार आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये ऑफिशियल शुरुआत नहीं हुई थी आंध्र प्रदेश में 24 अप्रैल को, लेकिन ऑफिशियली शुरुआत मानी गई है 2 अक्टूबर 1959 को। तो 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जनपद या नागौर जिले में लागू की गई थी, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था का मतलब है ग्राम पंचायती स्तर को लागू करना, यानी जहां ग्राम प्रधान की व्यवस्था हो, जहां बीडीसी मेंबर की व्यवस्था हो, जहां ब्लॉक प्रमुख की व्यवस्था हो, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रमुखता हो, यानी ग्रामीण व्यवस्था भी अपनी हो, ठीक है। एक शहरी व्यवस्था भी होती है, ग्रामीण व्यवस्था भी है। तो पंचायती राज व्यवस्था 40 में पंचायती राज व्यवस्था के अंदर ग्रामीण व्यवस्था को दिया गया है, और देश में ऑफिशियली 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपना अगला आर्टिकल, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41, ठीक है। अब 41 कह रहा है कि कुछ दशाओं में, या हम कह सकते हैं कुछ परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में कार्य, शिक्षा, लोक सहायता, लोक सहायता पाने का अधिकार,
मतलब कुछ परिस्थितियों में हम अब कह सकते हैं कि कार्य भी हमें मिले, ठीक है, कार्य का मतलब किसी भी प्रकार का काम हमें मिले, काम चाहिए, कार्य चाहिए, शिक्षा भी चाहिए और लोक सहायता भी चाहिए, ठीक है, ये सभी अधिकार हो, ठीक है, तो ये हमें उपलब्ध कराए जाएं, ठीक है। अब को वो कोई भी हो सकता है, जैसे वृद्ध व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, युवा हो सकता है, विधवा हो सकती है, ठीक है, और मनरेगा जैसी योजना इसी के अंतर्गत आती हैं, मनरेगा, ठीक है, तो मनरेगा में हर व्यक्ति को रोजगार मिलता है। और मनरेगा जिसे हम कहते हैं महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम जो 2006 में आया था, ठीक है, तो मनरेगा सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य में ही लागू किया गया था, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है, कुछ परिस्थितियों में सभी के क्षेत्र में सारी चीजों को उपलब्ध कराएं, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 42। राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, अब अनुच्छेद कौन सा था हमारा? अनुच्छेद 42, ठीक है, तो राज्य काम को न्याय संगत मानव चैत्य 42 में शॉर्ट में लिखेंगे मनो दशाओं में महिलाओं को प्रसव या प्रसूति के लिए सहायता धनराशि उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना, सरकार इसके लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए पैसा वगैरह भी देती है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये राज्य की जिम्मेदारी है, ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 42, यानी जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन प्रेग्नेंट महिलाओं को, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान सहायता या प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई जाए, तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए कुछ पैसे आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया तभी होगी जब प्रसव क्रिया सरकारी अस्पताल में होगी,
प्राइवेट में नहीं होगी, क्योंकि सरकारी सुविधाओं के आधार पर ही होगा। आप बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग की राज्य स्थापना करेगा। कुटीर उद्योग का मतलब छोटा उद्योग, जिससे सभी को रोजगार, सभी को क्या मिल सके, रोजगार। ठीक है, यहाँ कुटीर का मतलब लघु उद्योग, ये लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी राज्य के हर नागरिक को रोजगार उपलब्ध कराना अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 44 जो सबसे हॉट है, सबसे चर्चित है। ठीक है, तो 44 में क्या है, 44 में है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता, जिसे हम कहते हैं कॉमन सिविल कोड। ठीक है, सीसीसी। और इसका मतलब है, यहां मैं लिख देता हूं, ऐसा कानून जिसमें सभी नियम संविधान के आधार पर हों। के आधार पर हों, ना कि धर्म के आधार पर। ना कि धर्म के आधार पर। ठीक है, अब अगर उदाहरण के लिए दे, जैसे अभी जो कम करना की कॉमन सिविल संहिता, अब ये समान सिविल संहिता ये लागू कौन करेगा, राज्य। तो कौन बनाएगा, राज्य। तो एकमात्र राज्य, एकमात्र राज्य है जहां ये समान सिविल संहिता कानून लागू है, वो है गोवा। ठीक है, तो गोवा में लागू है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूं, जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ एक्ट, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लॉ एक्ट, तो सभी धर्मों के लिए स्पेशली अलग अलग प्रकार के एक्ट दिए हैं। तो इसका मतलब अगर हिंदुओं का कोई शादीशुदा विवाद है तो वो हिंदू लॉ एक्ट के आधार पर सुधरेगा, और मुस्लिमों का है तो मुस्लिम लॉ एक्ट के आधार पर सुधरेगा। तो इसका मतलब नहीं है, जो कानून सुनवाई करेगा इस लॉ में जो लिखा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, अब वो हिंदू को भी मानना होगा, वो मुस्लिम को भी मानना होगा, वो ईसाई को भी मानना होगा। तो कॉमन सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 44 की व्यवस्था की गई है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक कॉमन सिविल कोड कानून नहीं ले पाई। तो एकमात्र राज्य, प्रथम राज्य सिर्फ गोवा है जहां कॉमन सिविल कोड आ गया है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए, अब हम बात करते हैं, अगला अनुच्छेद है हमारा 45, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ना। स्कूली शिक्षा से जोड़ना। ठीक है, और ये शिक्षा इन स्कूली होगी, इनको निशुल्क भी होगी और अनिवार्य भी होगी। इसका मतलब है 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इसका मतलब है स्कूल में बालकों को लाना
और उनका दाखिला कराना। ठीक है, दाखिला कराना। तो अनुच्छेद 45 वैसे भी भारत सरकार के शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आधार पर काम करता है। 2009 के आधार पर काम करता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 45। ठीक है, इसी से मिलता जुलता आर्टिकल आपका अनुच्छेद 21 ए भी है, जो मौलिक अधिकार में है, जहां कहा गया है कि वे बालक जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष तक के हैं, उन सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे आप कह रहे होंगे पढ़ेंगे थोड़ी, 6 वर्ष तक का अगर बच्चा है तो घर से बाहर निकलेगा, घर से बाहर निकलेगा तो खेल कूद करेगा, प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो वो स्कूल में जुड़ जाएगा। जब स्कूल में जुड़ जाएगा तो उसका दाखिला हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 6 से प्लस होगा, जैसे ही वो बच्चा 6 से प्लस होगा, वैसे ही वो बच्चा 0 से 6 की बजाय 6 से 14 में जाएगा और वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका 45। अब हम बात करते हैं 46। अनुच्छेद 46, यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यहां दो की बात की है, एससी और एसटी के लिए धन का मतलब यहां रोजगार और शिक्षा की विशेष व्यवस्था, शिक्षा की विशेष व्यवस्था, ये एससी एसटी के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपका कौन सा हो गया, 46। यानी जो अनुसूचित जाति के हैं और अनुसूचित जनजाति के हैं, उन सभी के लिए रोजगार उपलब्ध कराना और शिक्षा की व्यवस्था कराना राज्य का काम है। अब 47, तो अनुच्छेद 47 की अगर बात करें, 47 में कहा गया है दुर्बल एवं कमजोर, दुर्बल एवं कमजोर व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के लिए राज्य पोषाहार का प्रबंध करेगा या उपबंध करेगा, उपबंध कहते हैं या प्रबंध करेगा। और यहां दुर्लभ या कमजोर का मतलब है गरीब, जो गरीब हैं, आर्थिक गरीब हैं, उन गरीब लोगों के लिए सरकार व्यवस्था करेगी। ये अनुच्छेद कौन सा, ये 47 है। यानी कोई भी गरीब है, उस गरीब को भोजन दिलाना, उसकी व्यवस्था करना, उसके लिए राशन की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है, और उसे फ्री में भोजन कराना, ये सब उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। ऐसा अनुच्छेद 47 में दिया गया है। आप देखते भी होंगे राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से अन्नपूर्णा योजना जो है वो लागू है, जिसमें से हर परिवार को, हर व्यक्ति को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल की व्यवस्था प्रति माह की गई है। ठीक है, तो ये उसी के अंतर्गत है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 48। तो 48 को देख लेते हैं एक बार। 48 में कहा गया कृषि पशुपालन, कृषि पशुपालन का विकास, कृषि पशुपालन का विकास किया जाए और दुधारू पशु की हत्या रोकी जाए। यानी जो दूध देने वाले जानवर हैं
उनकी हत्या रोकी जाए। और ये हत्या रोकेगा कौन? राज्य सरकार। तो कृषि के आधार पर, पशुपालन के आधार पर विकास किया जाए। जैसे हत्या रोकी जाए किसकी? गाय की, यानी गऊ की। ठीक है, गाय की हत्या रोकी जाए, इसके लिए भी अनुच्छेद 48 दिया गया है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब 48 में से एक 48 का का है, तो 48 में ही संशोधन हुआ। अनुच्छेद 48 का और का कह रहा है पर्यावरण एवं वन्य जीव का संरक्षण। जितने भी वन है उनका हमें क्या करना है? संरक्षण करना है। ठीक है, अब अगला मैं आर्टिकल की बात करता हूं। आर्टिकल आपका 49। अनुच्छेद 49, राज्य ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व की इमारतों या स्मारकों की रक्षा करेगा। ये काम राज्य का है। ठीक है, तो जितने भी राज्य में ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं, प्राचीन बिल्डिंगें हैं, इतिहास की बिल्डिंग है और राष्ट्रीय महत्व की बिल्डिंग है, उन सभी बिल्डिंग की सुरक्षा, उनकी संरक्षण प्रदान करने का काम किसका होगा? राज्य का। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50, ठीक है। 50 क्या कहता है देख लेते हैं। राज्य राज्य क्या करेगा? न्यायपालिका को न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। पृथक करेगा मतलब क्या है कि राज्य का दायित्व है कि जो कार्यपालिका है, यानी जो राज्य के अंतर्गत कार्यपालिका, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। और जितने भी जिले के हाई जिले जिले के जिले जिले कोर्ट हैं, जिला कोर्ट है या तहसील कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो सभी हाई कोर्ट जो हैं वो न्यायपालिका के अंतर्गत आएंगे। तो न्यायपालिका के जो कोर्ट हैं वो राज्य के कार्यपालिका से बिल्कुल पृथक करेंगे, उनसे मिलजुल कर काम करेंगे, लेकिन उनके आधार पर काम नहीं करेंगे। दोनों का काम अलग अलग है, कार्यपालिका का काम अलग है, न्यायपालिका का काम अलग है। इसलिए से कहा गया है कि इन दोनों को क्या करेंगे? पृथक। अब बचा है अनुच्छेद 51 लास्ट। तो अनुच्छेद 51, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
बनाए रखेगा। ठीक है। तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों, जितनी भी संधियां हुई हैं और समझौतों, जो भारत सरकार ने किसी भी देश के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधियां की, अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौतों का पालन करेगा। ये पालन करने का काम किसका है? राज्य का। तो राज्य का ये ड्यूटी है या राज्य का ये काम है। तो ये था आपका अनुच्छेद 51। इस तरीके से हमने आज सभी प्रकार के यानी 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल का वर्णन किया है और सभी आर्टिकल आपको बढ़िया तरीके से समझाए। ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। मौलिक अधिकार में ज्यादा चीजें हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की तुलना में। अब मैं एक लाइन में फिर से अगर कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि मौलिक अधिकार का अगर हनन नहीं कर रहा है तो हमें इन अधिकारों की ज्यादा सुरक्षा नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हमारे सारे अधिकारों को सुरक्षा देना, हमारे सारे अधिकारों की देखरेख करना, हमारा ध्यान रखना राज्य का काम है। जैसे हमारे घरों में हमारी सारी जिम्मेदारी को देखना राज्य का काम नहीं है, वहां माता पिता का काम है, वैसे ही राज्य में हम जहां रहते हैं तो राज्य सरकार का भी ध्यान है, राज्य सरकार का भी काम है कि वो हमारी सुरक्षा करे, हमारी देखरेख कराए, हमें रोजगार दे, हमें न्याय दे। ये सारे काम कराने राज्य के उपयुक्त कार्यों में से एक है। ठीक है। तो इसी के साथ ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का टॉपिक हमारा फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल में वीडियो में इतना ही। कल हम एक नई वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे मौलिक कर्तव्य में। मौलिक कर्तव्य का टॉपिक एक ही दिन का है, लगभग 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो हम कल एक बार मौलिक कर्तव्य के टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है पार्लियामेंट को शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल में इतना ही। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए, प्रयास करते रहिए, जरूर आप एक दिन सफल होंगे। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।